हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी विद बायोलॉजी क्लासेस। हम लोग यहाँ पे 10th क्लास की साइंस पूरी की पूरी कंप्लीट साइंस यहाँ पे तैयार कर रहे हैं और आपको फ्री में नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। आप जो भी लिखा जा रहा है उसको कॉपी में नोट करते जाइए। इसका पहले का लेक्चर हम लोगों का अम्ल क्षार रबड़ का आ चुका है। अगर आपने लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा है, उसमें अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं और उनके गुणों के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है, ट्रिक के माध्यम से बताया गया है। चैप्टर 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है बहुत अच्छे से और बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। और आज का जो हम लोगों का टॉपिक रहेगा अम्ल क्षार रबड़ से सूचक। क्या रहेगा? सूचक। क्योंकि हम लोगों ने अम्ल समझ लिया क्या होते हैं। अम्ल देखो खट्टे होते हैं, टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है, और जो क्षार होते हैं वो कड़वे होते हैं। ठीक है। और उसके प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी, गुण क्या होते हैं। और जो क्षार होते हैं वो OH माइनस आयन देते हैं, जो अम्ल होते हैं वो क्या, हाइड्रोजन आयन देते हैं। अब हमने अम्ल क्षार तो पढ़ लिया, पर अम्ल क्या है, क्षार क्या है, उसको पहचानेंगे क्यों, कैसे? आप जानते हो कि अम्ल खट्टा होता है। हर एक अम्ल को टेस्ट करके नहीं देखा जा सकता है। कुछ अम्ल ऐसे होते हैं, कुछ क्षार ऐसे होते हैं जो क्या है, हमारे स्किन के लिए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं। तो इस वजह से उनको टेस्ट करने के लिए सूचक बनाया गया है। क्या बनाया गया? सूचक बनाया गया है। इस वजह से अब हम लोग पढ़ेंगे सूचक। क्या पढ़ेंगे? सूचक। सूचक की देखो जरूरत क्यों पड़ी। जैसे कि आप नींबू टेस्ट करके बता दोगे कि ये क्या है, ये अम्ल है। और क्षार में आप क्षारी जैसे कि साबुन वगैरह टच करके बता दोगे कि हाँ चिकना है और सोफी जैसा इसका स्ट्रक्चर है, तो इसका मतलब क्या है, ये क्षार है। और वही जो जैसे कि केमिकल है, जैसे H2SO4 है, आपका HCl है, तो इन सब चीजों को जीभ से या हाथ से अपनी स्किन पे टच करके आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि वो स्किन पे आपके क्या, छाले निकाल देंगे, फफोले पड़ जाएंगे। तो इस वजह से इसी चीज को टेस्ट करने के लिए क्या बनाया गया, सूचक बनाया गया। अब सूचक होते क्या है, देखो विलयन में उपस्थित किसी भी एसिड या बेस का जो सोल्यूशन होता है, उसमें देखो विलयन में उपस्थित अम्ल या क्षार की उपस्थिति, अम्ल या क्षार की उपस्थिति को बताते हैं कि यह अम्ल है कि क्षार है। ठीक है। इनकी रंग व गंध, इनकी रंग व गंध अम्लीय व क्षारीय माध्यम में क्या होती है, बदल जाती है। जो अम्ल और क्षार की, अम्ल जो क्षार होते हैं वो सूचक की गंध को क्या कर देते हैं, अम्लीय और क्षारीय माध्यम में बदल देते हैं। अब देखो सूचक, जैसे कि आप लैब में गए, केमिस्ट्री के लैब में आप गए, वहां पे बहुत सारे आपको H2SO4 रखा हुआ है, कंसंट्रेट फॉर्म में रखा हुआ है और डाइल्यूट फॉर्म में रखा हुआ है, HCl रखा हुआ है। आप तो उसमें क्या आप ऐसे जैसे बाहर नेम स्लिप ना पड़ी हो कि ये H2SO4 है या फिर ये HCl है, आपको ना पता हो कि ये एसिड रखा है कि बेस रखा है, तब आप जाकर के उसको जीभ से टेस्ट तो करेंगे नहीं कि हाँ जग गए और उंगली से निकाला जीभ पे टेस्ट कर लिया। तो ऐसा करने से क्या आपकी स्किन पे, आपके जीभ पे बहुत ही घातक इफेक्ट पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग लेबोरेटरी में तब क्या करेंगे, सूचक का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? सूचक का प्रयोग करेंगे। इससे आपको प्रैक्टिकल में भी दे दिया जाता है कि अम्ल और क्षार को पहचानिए, आइडेंटिफाई करिए कि ये अम्ल है कि क्षार है। ठीक, तब हम लोग वहां पे क्या करते हैं, सूचक का प्रयोग करते हैं। अम्ल अगर होगा तो क्या होगा, नीले को लाल कर देगा। अगर क्षार होगा तो क्या होगा, लाल को नीला कर देगा। लिटमस पेपर लेंगे, उससे हम लोग टेस्ट करेंगे। ठीक है। तो अब हम लोग सूचक देखते हैं। देखो सूचक के प्रकार, ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि विलयन में अगर जो विलयन होता है, विलयन में उपस्थित अम्ल या क्षार की उपस्थिति को क्या करते हैं, सूचक बताते हैं कि यह विलयन अम्ल का है कि क्षार का है। ठीक है। और क्या, इनकी रंग व गंध अम्लीय व क्षारीय माध्यम में बदल जाएगी। ठीक, रंग भी बदल जाएगी और गंध भी बदल जाएगा। अब सूचक के प्रकार, सूचक के प्रकार, सूचक कई प्रकार के होते हैं। ठीक, अब मोस्टली देखो प्राकृतिक सूचक आपका क्या है, प्राकृतिक सूचक है, फिर कृत्रिम जिसको संश्लेषित संश्लेषित सूचक कहते हैं। संश्लेषित यानी कि मानव द्वारा निर्मित किया हुआ सूचक। ठीक, उसके बाद क्या है, गंधीय सूचक। तो सूचक कितने प्रकार के होते हैं, तो सूचक 3 प्रकार के होते हैं। आपका एक पहला है प्राकृतिक सूचक, जो कि हमें पादपों से प्राप्त होता है, पेड़ पौधे से प्राप्त होता है। दूसरा है आपका कृत्रिम या संश्लेषित सूचक, और तीसरा है आपका क्या, गंधीय सूचक। सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्राकृतिक सूचक। क्या समझते हैं? प्राकृतिक सूचक समझते हैं। प्राकृतिक यानी कि जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त हो, क्या, जो प्रकृति से हमें प्राप्त हो वह प्राकृतिक सूचक होता है। देखो पौधों से प्राप्त सूचक को क्या कहते हैं, प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जैसे कि आपका जो लिटमस पेपर होता है, जो आपका लिटमस पेपर होता है, ये क्या है, ये प्रकृति के द्वारा प्राप्त है, ये प्रकृति से प्राप्त हुआ है। ठीक है। और जो लिटमस पेपर अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि लिटमस पेपर किससे बनता है, तो आप बताओगे लिटमस पेपर किससे, लाइकेन से बनता है। ठीक है। और हल्दी, जो हल्दी होती है, टर्मरिक जो होती है, ये भी क्या है, आपका प्राकृतिक सूचक है। तो हम लोग यहाँ पे सूचक लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा हम लोगों ने, सूचक लिखा। यहाँ पे अम्ल लिखा, क्षार लिखा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं प्राकृतिक के अम्ल क्षार सूचक। क्या पढ़ रहे हैं? प्राकृतिक, जो प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो सूचक में देखो जो प्राकृतिक सूचक होते हैं ना, दो लिए हैं, हल्दी और लिटमस, जो कि हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। हल्दी को अगर अम्ल में डालेंगे तो हल्दी क्या होगी, पीली ही रहेगी।
क्या, हल्दी का कलर पीला ही रहेगा। अगर वहीं हम लोगों ने इसको क्षार वाले सोल्यूशन में डाल दिया तो हल्दी का कलर कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा, आप खाना खा रहे हैं, खाना खा रहे सब्जी खा रहे हैं जिसमें हल्दी पड़ी हुई है, या फिर दाल खा रहे हैं जिसमें हल्दी प्रेजेंट है, वो चीज बता रहे हैं कि दाल में हल्दी ही नहीं पड़ी है और आप ऐसे ही खा रहे हैं, तो वो चीज नहीं। अगर सब्जी या दाल में हल्दी पड़ी हुई है, अगर आपके कपड़ों पे गिर गई, सफेद कपड़ा है या फिर हल्का लाइट कलर का कपड़ा है, अगर उस पर गिर गई, फिर जब गिर गई तो वहां पे क्या दाग पड़ जाता है, येलो कलर का क्या होगा, दाग पड़ जाएगा। और उसके बाद जब उस पर आप साबुन लगाओगे, जब उस पर साबुन लगाओगे, जब उस पर डिटर्जेंट लगाओगे, क्योंकि डिटर्जेंट जो होता है वो क्या होता है, क्षारीय होता है, तो उसका कलर क्या कर देता है, लाल कर देता है। तो इसको आप अपने घर पे भी देख सकते हो, ये वाला हल्दी वाला प्रयोग क्या आप अपने घर पे भी देख सकते हो कि अम्ल जब जब ऐसे ही कपड़े पे ही रहेगा तो क्या होगा, पीला होगा। और जब उसको जैसे ही हम क्षारीय माध्यम में ले जाएंगे, जैसे ही क्षारीय माध्यम में ले जाएंगे तो हल्दी का कलर कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। अब लिटमस जो कि हमारा प्राकृतिक सूचक है, जो कि लाइकेन से बनता है, ठीक है। तो अम्ल देखो, जब लिटमस पेपर को अम्ल माध्यम में ले जाएंगे तो लाल ही रहेगा, और उसी लाल को, जो लाल वाला पोर्शन है, जब उसको क्षारीय माध्यम में ले जाएंगे तो लाल का कलर तुरंत क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा, ठीक है, नीला हो जाएगा। प्राकृतिक सूचक देखो, और आपके हैं जैसे कि लाल पत्ता गोभी, क्या है, लाल पत्ता गोभी, आप यहाँ पे लाल पत्ता गोभी भी लिख सकते हो, लाल पत्ता गोभी हमारे एनसीईआरटी में दिया है, ठीक। और आपको दिया है क्या, पिटूनिया, क्या दिया हुआ है, पिटूनिया। पिटूनिया ये भी क्या है, आपके प्राकृतिक सूचक है, ठीक। ये भी आपके क्या है, प्राकृतिक सूचक है। अगला है कृत्रिम या संश्लेषित सूचक, क्या है, कृत्रिम या संश्लेषित सूचक। देखो कृत्रिम या संश्लेषित सूचक क्या होते हैं, जो देखो इसको सिंपल से भाषा में समझ लो, जो मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं। कृत्रिम का मतलब यही होता है कि जो मनुष्यों के द्वारा, मानवों के द्वारा जो सूचक बनाए जाते हैं उनको कहते हैं कृत्रिम या फिर संश्लेषित सूचक, ठीक है। तो ये रसायन द्वारा बनाए जाते हैं, कैसे, रसायन पदार्थ जो होते हैं तो मनुष्य बनाएंगे, जानवर तो उसको बनाएंगे नहीं ना, तो ये रसायन द्वारा बनाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, कृत्रिम सूचक कहा जाता है। जो रासायनिक पदार्थों द्वारा, रसायन द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कृत्रिम सूचक कहते हैं। उदाहरण के लिए आपका क्या एनसीईआरटी में फिनोप्थिलीन दिया हुआ है और मेथिल ऑरेंज दिया हुआ है, ठीक। फिनोप्थिलीन दिया हुआ है और मेथिल ऑरेंज दिया हुआ है। अब हम लोग समझेंगे गंधीय सूचक। क्या गंधीय सूचक, जैसे प्याज वगैरह है जिनकी जो जो होती है गंध होती है, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक। गंधीय सूचक क्या होते हैं, जिन पदार्थों की गंध, ठीक, जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में क्या होती है, बदल जाती है। अम्लीय या क्षारीय माध्यम में क्या होगी, उनकी गंध में परिवर्तन होगा, उनकी गंध बदल जाएगी, उनकी जो जैसे कि गंध आ रही है वो चेंज हो जाएगी, गंध में क्या परिवर्तन हो जाएगा, अम्लीय माध्यम में ले जाएंगे तो कुछ और गंध आएगी, और क्षारीय माध्यम में लेकर जाएंगे उसी सूचक का क्या, तो कुछ और गंध आएगी। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं गंधीय सूचक, ठीक। अब इसके हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम लोग समझेंगे गंधीय सूचक के क्या एग्जाम्पल, ठीक। गंधीय सूचक के क्या एग्जाम्पल समझेंगे, ओके। तो गंधीय सूचक में पहले प्याज का रस, प्याज का रस, कभी आपने प्याज काटा होगा तो देखा होगा उससे बहुत ही झार आती है, ठीक, बहुत ही तीखी गंध आती है। अगर कहीं उसका जूस हो, और जैसे कि बोला जाता है कि प्याज का जो रस वगैरह होता है वो नाक वगैरह में डाला जाता है, तो उसकी जब जो गंध होती है क्या होती है, बहुत ही तीक्ष्ण होती है, प्याज काटने से आंखों में आंसू भी आते हैं, ठीक। तो प्याज का रस जो होगा सूचक, ठीक, प्याज का रस, वेनिला, लौंग का तेल, देखिए प्याज का रस, वेनिला, लौंग का तेल, ये आपके क्या है, गंधीय सूचक के एग्जाम्पल है, ये आपके क्या है, गंधीय सूचक के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो जो प्याज का रस है, जब हम लोग अम्लीय माध्यम में, प्याज का रस सूचक है, ठीक, उसको जब हम अम्ल की पहचान करने के लिए ले जाएंगे तो क्या होगा, तीक्ष्ण गंध, यानी कि जैसी गंध होती है प्याज की वैसे ही रहेगी, ठीक, जैसी गंध होती है प्याज की वैसी ही रहेगी। पर जब इसको जैसे ही हम क्षारीय माध्यम में ले जाएंगे, ठीक, जैसे इसको क्षार में ले जाएंगे तो क्या होगा, कोई गंध नहीं आएगी, प्याज से कोई गंध नहीं आएगी, ठीक है। अब वेनिला, वेनिला क्या होता है, तीक्ष्ण गंध होती है, पर जब इसको हम अम्लीय माध्यम में ले जाते हैं, जब इसको अम्ल के टेस्ट के लिए ले जाते हैं तो क्या होता है, जो जैसा कि उसका खुद का जो उसका होता है, तीक्ष्ण गंध होती है, वैसी ही गंध रहती है, गंध में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ठीक, गंध में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। पर जब हम इसको क्षारीय माध्यम में ले जाते हैं तो क्या होता है, इसमें कोई भी गंध नहीं बचती है, ठीक, कोई भी गंध नहीं बचती है। तो समझ लीजिए सूचकों के ऊपर अम्ल और क्षार कितना प्रभाव डालते हैं। अब लौंग का तेल, लौंग का तेल जो है आपने सभी लोगों ने देखा होगा, तो लौंग का तेल क्या होता है, तीक्ष्ण गंध होती है, इसकी भी क्या होती है, स्मेल जो होती है तीक्ष्ण गंध होती है। और देखो जब इसको अम्लीय माध्यम में, जिसको अम्ल में ले जाया जाता है तो क्या होता है, इसकी गंध में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसी गंध लौंग की आती है, लौंग के तेल की वैसी ही रहेगी। पर जब इसको हम क्षार में ले जाएंगे तो क्या होगा, इसमें कोई भी गंध नहीं आएगी, यानी कि वो गंध जो होगी वो क्या होता है, एब्सेंट हो जाती है। तभी कहा गया है कि जो सूचक होते हैं, वो जो सूचक जो होते हैं वो अम्ल या जब क्षार माध्यम में ले जाया जाता है तो उनका रंग और गंध में क्या होता है, परिवर्तन होता है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, अम्ल व क्षार के रासायनिक गुण पढ़ेंगे, क्योंकि हमने इसके भौतिक गुण पढ़ लिए थे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके रासायनिक गुण पढ़ेंगे,
क्या पढ़ेंगे? रासायनिक गुण पढ़ेंगे। अगर इससे पहले आपने ट्रिक वाली हमारी वीडियो नहीं देखी है तो अम्ल और क्षार को पहचानने के लिए क्या है, देखो अम्ल और क्षार को पहचानने के लिए ट्रिक जो है वो है अनल छलनी। क्या है? अनल छलनी। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि अम्ल जो होता है वो लाल लिटमस, जो अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल कर देता है। ठीक है, और जो क्षार होता है वो क्या कर देता है? लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है? नीला कर देता है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे अम्ल व क्षार के रासायनिक गुण। तो सबसे पहले इसमें हम क्या कराएंगे? धातु के साथ अम्ल की क्रिया कराएंगे। किसकी? धातु के साथ अम्ल की क्रिया कराएंगे। धातु जैसे आपकी होती है सोडियम होती है, पोटेशियम होती है, मैग्नीशियम होती है, ठीक, जिंक होती है। ओके, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि अम्ल और क्षार जब क्रिया करते हैं तो क्या बनता है। ठीक है, तो देखो अम्ल व क्षार की जब क्रिया कराई जाएगी तो आपका लवण बनेगा। क्या बनेगा? लवण बनेगा। लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, तो अम्ल और क्षार की क्रिया कराने पे हमेशा क्या होंगे? आपका लवण बनेगा प्लस कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। एकदम बिल्कुल जुबान पे रटा होना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? देखो 2HCl जो आपका HCl होता है वो आपका एसिड होता है, अम्ल होता है। इसकी हम लोग किसके साथ क्रिया कराएंगे? Zn के साथ क्रिया कराएंगे, यानी कि जिंक के साथ क्रिया कराएंगे। ठीक है, तो देखो आपको 2HCl यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इससे पहले जो है समीकरण संतुलित करने की एक वीडियो हमारी आई है, वीडियो पहले चैप्टर में है, तो उसको अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख ले। तो आपको क्या होगा? समीकरण जो है संतुलित करने में आपको बहुत ही इजी हो जाएगा, बहुत ही आराम हो जाएगा। ठीक है, जैसे 2HCl लिखा हुआ है, जैसे कि 2HCl लिखा हुआ है, किसी भी एसिड या फिर बेस कोई भी हो, उसके अगर 2 लगा है, 3 लगा है, 4 लिखा है, जितने भी नंबर लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन भी कितने होंगे? 2 होंगे, और आपकी क्लोरीन भी कितनी होगी? 2 होगी। ठीक, हाइड्रोजन भी 2 होंगे और क्लोरीन भी 2 होंगे। अगर किसी भी जो आपके अगर उसके नीचे अगर 2 लगा है या फिर 3 लगा है तो इसका मतलब क्लोरीन की संख्या यहाँ पे कितनी है? 3 है। ठीक, क्लोरीन की संख्या यहाँ पे कितनी है? 3 है। अगर इसके आगे हम 2 लगा दे, 3 दूनी 6, क्या? 3 दूनी 6, यानी कि क्लोरीन यहाँ पे कितनी हो जाएंगी? 6 हो जाएंगी। तो ऐसे करके क्या करते हैं? इसको हम लोग बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं। जैसे 2HCl लिखा हुआ है प्लस Zn लिखा हुआ है, तो आपको पता है कि आपके पास हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है। क्लोरीन कितनी है? 2 है। ठीक, हाइड्रोजन आपके पास कितने हैं? 2 है, और आपके पास क्लोरीन भी कितनी है? 2 है। और यहाँ पे आपके पास जो जिंक है वो कितनी है? 1 है। तो अब जब हम समीकरण संतुलित करेंगे, हमको ऐसा लवण बनाना है जो क्या हो? बैलेंस हो जाए। ठीक है, बैलेंस हो जाए। तो अब हम यहाँ पे बनाएंगे क्या? क्या बनाएंगे? देखिए यहाँ पे Zn यानी कि Cl2, ठीक, जिंक क्लोराइड। यहाँ पे क्या बनेगा? जिंक क्लोराइड आपका बनेगा। कौन सा लवण बनेगा? तो जिंक क्लोराइड बनेगा, प्लस आपकी क्या होगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। प्लस क्या होगी? आपकी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, अब देखिए 2HCl, यहाँ पे भी ऐसा है कि 2 हाइड्रोजन है, 2 Cl है। ठीक, 2 हाइड्रोजन है, 2 Cl है आपके पास, प्लस 2Na, यानी कि 2 ही आपके पास सोडियम भी है। तो यहाँ पे समीकरण कैसे होगी? तो देखो यहाँ पे पहला वाला प्लस का होता है, दूसरा माइनस का होता है। अब जैसे कि आपको कोई भी समीकरण कर रहे हैं, अगर जैसे आपका NaCl लिखा हुआ है तो यहाँ पे देखो Na प्लस का होगा और Cl माइनस का होगा। हमेशा जो होता है, जो दाता होता है, दाता के पास रेडी आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है? दाता देखो सोडियम है, तो सोडियम के पास क्लोरीन आया ना, जैसे कि आकर्षण प्रतिकर्षण पढ़ा होगा। अगर प्लस प्लस हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? दूर चले जाएंगे, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पे प्लस माइनस करके क्या करते हैं? लवण बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो ये H प्लस HCl लिखा हुआ है, यहाँ पे ये प्लस का है। तो देखो प्लस किसके पास जाएगा? माइनस के पास जाएगा। प्लस किसके, जो माइनस है वो किसके पास जाएगा? प्लस के पास जाएगा। तो यहाँ आपका बनेगा NaCl। क्या बनेगा? NaCl। 2 आपके पास सोडियम है, 2 आपके पास क्या है? क्लोरीन है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2NaCl। क्या हो जाएगा? 2NaCl हो जाएगा। अब आपके पास बचे क्या है? तो 2 हाइड्रोजन बचे। कितने बचे? 2 हाइड्रोजन बचे हैं। तो आपको पता है कि जब अम्ल और क्षार की जब क्रिया कराई जाती है तो क्या होता है? लवण बनता है, प्लस क्या होती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। ओके, तो ये हो गया आपका समीकरण। हमेशा भी कोई समीकरण आप कर रहे हैं, कोई भी समीकरण कर रहे हैं, जैसे ये कर रहे हैं, तो देखो आगे का जो होता है वो प्लस का होता है। हमेशा प्लस ही आगे होगा, माइनस नहीं होगा। कि ClH लिखा हुआ है तो ये गलत है, ClH लिखा हुआ तो ये गलत है। इसमें क्या होगा? देखो हाइड्रोजन आपका प्लस का है, ठीक है, और Cl आपकी माइनस की है, और जो आपकी धातु है वो क्या किसमें है? प्लस में। ठीक, धातु आपकी क्या है? प्लस में। तो देखो जो धातु होगी, जो प्लस की होगी, आप जानते हैं कि माइनस के पास जाएगी। ठीक, प्लस माइनस के पास जाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? MgCl2। क्या बनेगा? MgCl2 बनेगा। ठीक, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगी। यहाँ पे क्या बनेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगी, प्लस आपका क्या होगा? 2 हाइड्रोजन के अणु, जो हाइड्रोजन गैस होगी वो निकलेगी। यहाँ पे बना है आपका सोडियम क्लोराइड। क्या बना है? सोडियम क्लोराइड बना है। ठीक, सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या बना हुआ है? जब HCl की Mg के साथ मैग्नीशियम के साथ क्रिया कराएंगे तो यहाँ बनेगा आपका मैग्नीशियम
मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, प्लस आपका क्या होगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक, प्लस आपका क्या होगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगर समीकरण संतुलित करने में फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। अब हम लोग समझेंगे क्या? धातु की क्षार के साथ क्रिया। क्या? धातु की क्षार के साथ क्रिया। अभी हमने समझा धातु की अम्ल के साथ क्रिया, अब हम लोग समझेंगे धातु की क्षार के साथ क्रिया। ठीक है, तो देखो धातु की क्षार के साथ, जब धातु क्षार के साथ क्रिया करती है तो क्या लवण बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। अम्ल में भी यही होता है और क्षार में भी यही होता है। जब क्षार जो होता है धातु के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है? लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस जो होती है वो पॉप धुन के साथ निकलती है। किस धुन के साथ? पॉप धुन के साथ निकलती है। इसका जो है आगे प्रयोग दिया हुआ है तो उसमें हम लोग समझेंगे। ठीक, हाइड्रोजन गैस कैसे निकलती है। ओके, तो अब देखो इसका समीकरण देखते हैं। देखो क्षार, क्षार होते क्या है? जैसे आपका NaOH। ठीक है, NaOH आपका क्षार है। ठीक, जब इसकी धातु के साथ क्रिया कराएंगे, जब इसकी धातु के साथ क्रिया कराएंगे, जैसे कि आपको भी हमने समझाया था कि जब आगे 2 लिखा होता है किसी भी सूत्र के आगे तो क्या उसमें क्या होता है? देखो इसमें क्या है? देखो 2NaOH लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे देखो Na कितने हैं? 2 है, O कितना है आपके पास? 2 है, और प्लस आपके पास H कितना है? तो 2 है। ठीक, अब तो 2 है, अब बनेगा क्या? तो यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा आपका Na। देखो Na, तो Na कितने हैं? तो 2 है। ठीक है, Na कितने हैं? तो 2 है आपके पास। फिर Zn, Zn एक ही है। ठीक, Zn आपके पास एक ही है, और आपके पास O, ये देखिए O, ऑक्सीजन आपके पास कितनी है? 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा Na2ZnO2। ठीक, प्लस आपके पास हाइड्रोजन कितने बचे हैं? हाइड्रोजन आपके पास 2 बचे हुए हैं, तो यहाँ पे क्या होगी? हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ठीक, तो ये क्या बना है? सोडियम जिंकेट बना है। क्या बना है? सोडियम जिंकेट बना है। ठीक, अब वैसा ही यहाँ पे है। यहाँ पे देखो पोटेशियम 2 है और ऑक्सीजन 2 है और हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, तो जब इसकी लेड यानी कि पीबी के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? तो क्या बनेगा? तो देखिए बनता क्या है, तो यहाँ पे बनेगा आपका देखो K2 बनेगा। सबसे पहले आपके पास पोटेशियम कितने? तो 2 है, तो K2 बनेगा। फिर आपका क्या बनेगा? पीबी बनेगा। क्या बनेगा? पीबी यानी कि लेड। लेड आपके पास एक ही है तो इसका मतलब लेड एक ही बार लिखेंगे। फिर आपके पास O कितने हैं? तो आपके पास O2 है। ठीक, तो K2PbO2 बनेगा। K2 PbO2 बनेगा। ठीक, यहाँ पे यानी कि पोटेशियम प्लम्बेट बनेगा। क्या बनेगा? पोटेशियम प्लम्बेट, पोटेशियम प्लम्बेट बनेगा, प्लस आपकी क्या होगी? हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। ठीक है, तो यह है क्षार की धातु के साथ क्रिया कराने पर, जब हम क्षार की धातु के देखो NaOH जो आपका क्षार है, जब इसकी हम जिंक के साथ क्रिया कराएंगे तो आपका क्या बनेगा? सोडियम जिंकेट बनेगा। सोडियम जिंकेट का जो फॉर्मूला होता है Na2ZnO2 होता है, प्लस आपकी क्या? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। वही जब हम KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की जब लेड के साथ क्रिया कराएंगे, पीबी के साथ क्रिया कराएंगे तो आपका पोटेशियम प्लम्बेट बनेगा, प्लस क्या होगी? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, मुक्त होगी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, देखो हमने अम्ल पढ़ लिए, क्षार पढ़ लिए, उनके भौतिक गुण पढ़ लिए और उनके रासायनिक गुण भी पढ़ लिए। ठीक है, रासायनिक गुण भी पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे लवण क्या होते हैं, क्योंकि अम्ल और क्षार से लवण बनते हैं, मिलकर के क्रिया करके लवण बनते हैं। तो लवण होते क्या है ये भी तो पता होना चाहिए ना आपको। तो लवण क्या होते हैं? देखो वे पदार्थ जो किसी अम्ल व क्षार के साथ अभिक्रिया स्वरूप बनते हैं। ठीक, मतलब अम्ल और क्षार की जब क्रिया होती है तभी तो लवण बनते हैं। तो यही कहेंगे ना, वे पदार्थ जो अम्ल व क्षार की अभिक्रिया स्वरूप बनते हैं, मतलब अभिक्रिया के बाद बनते हैं, वो क्या कहलाते हैं? लवण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लवण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपका क्या है? H2SO4 क्या है? आपका लवण है। ठीक है, H2SO4 क्या है? देखो नहीं, H2SO4 क्या है? आपका जो है अम्ल है। ठीक है, अम्ल जब इसका हम Zn के साथ क्रिया कराएंगे तो जब जब इसकी हम Zn के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पे जब इसकी Zn के साथ क्रिया कराई जाएगी तो आपका क्या बनेगा? तो ZnSO4 बनेगा। ठीक, जिंक सल्फेट बनेगा, प्लस आपकी क्या होगी? जो प्लस क्या होगा आपका? देखो ZnSO4 यानी कि ZnSO4 आपका जिंक सल्फेट बन गया, प्लस आपकी क्या होगी? H2 गैस निकलेगी। ठीक, H2 यहाँ पे H2 गैस निकलेगी, इसको कहेंगे जिंक सल्फेट। क्या कहेंगे? जिंक सल्फेट कहेंगे। ठीक, जिंक सल्फेट कहेंगे। हाँ सॉरी, ये जो है आपका ये क्षार है। ठीक है, वही जब आपकी HCl के NO के साथ क्रिया कराएंगे, ये आपका क्या है? ये है आपका अम्ल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? तो यहाँ पे देखो आपका बनेगा लवण। जैसे कि आपने नमक देखा होगा तो नमक बनेगा, नमक बनेगा, NaCl बनेगा, प्लस आपका क्या होगा? वाटर रिलीज होगा। वाटर कैसे रिलीज होगा? देखिए यहाँ पे ये ऐसे करके आएंगे, यहाँ पे वाटर रिलीज हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा? H2O। ठीक,
वाटर रिलीज हो जाएगा। और आपका देखो Na+ का है, Cl- का है, यहाँ पे NaCl यानी कि आपका नमक बन जाएगा। और ये नमक बनने के बाद क्या होगा, वाटर को रिलीज करेगा, यानी कि नमक बनेगा और क्या बनेगा, पानी बनेगा। ठीक है। अब इसके गुण क्या होते हैं, ये प्राय ठोस होते हैं। नमक भी क्या होता है, आपका ठोस ही होता है। जो आपने देखा होगा, खड़ा नमक देखा होगा, गुटके में आता है, अब तो खैर पीस के आता है, पर नमक कैसा होता है, ठोस होता है। तो ये प्राय क्या होते हैं, अधिकतर जो होते हैं वो ठोस ही पदार्थ होते हैं। लवण क्या होता है, ठोस पदार्थ होते हैं। दूसरा क्या है, इनका गलनांक क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है, निम्न नहीं होता है। इनका गलनांक और क्वथनांक जो दोनों क्या होता है, उच्च होता है। ठीक है। और गलनांक क्वथनांक हम लोगों ने 9th में पढ़ रखा है। अगर आपने गलनांक क्वथनांक समझना चाहते हैं तो हमारी 9th की वीडियो भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है। फिर क्या है, ये जल में घुलनशील होते हैं। जल में क्या होते हैं, लवण जो होते हैं वो घुलनशील होते हैं। जैसे कि आपने नमक देखा होगा, नमक को जब पानी में डालेंगे, पानी में डाल करके ऐसे चम्मच से हिलाएंगे तो क्या होगा, पूरा का पूरा घुल जाएगा, पूरा का पूरा घुल जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि जो लवण होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है। उसके बाद कहते हैं इनका पीएच 7 के बराबर होता है। इनका पीएच 7 के बराबर होता है, मतलब यानी कि ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। ठीक है। न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। ठीक है। और जल का जो पीएच होता है, अब क्वेश्चन आपके लिए क्या है, जल का पीएच बताइए। जल का पीएच कितना होता है, ठीक, ये आप बताएंगे। जल का पीएच कितना होता है। ओके। और आप यहाँ पे हमें ये बताएंगे कि CO2 ड्राई जो होती है, जिसको कहते हैं शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ क्या होती है। ठीक। क्वेश्चन बताएंगे शुष्क बर्फ क्या होती है। तो 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं, तो ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।